Hello everyone, welcome to our YouTube channel 6 Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is प्रसाद प्रोजेक्ट श्री साइलम इन आंध्र प्रदेश। जो प्रसाद प्रोजेक्ट है आपका श्री साइलम आंध्र प्रदेश का, इसके बारे में हम जानेंगे। President of India Draupadi Murmu inaugurated the Prasad project at the Tourism Facilitation Center in the Pilgrims town of Sri Sailam in Andhra Pradesh। तो ये कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रेसिडेंट है भारत के द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनोग्रेट किया है प्रसाद प्रोजेक्ट को टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के तौर पे पिलग्रिम्स टाउन जो है आपका श्री साइलम का आंध्र प्रदेश में, वहां के लिए। श्री साइलम टेम्पल के बारे में जान ले, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द डेटी शिवा एंड गॉडेस पार्वती। ये हिंदू टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है डेटी शिवा और गॉडेस पार्वती के लिए। It is referred to as one of the 12 Jyotirlinga of Lord Shiva and one of the 18 Mahashaktipeeth of the Goddess Parvati। और ये रिफर किया जाता है कि ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है लॉर्ड शिवा का, और वन ऑफ द 18 महाशक्तिपीठ में से एक है गॉडेस पार्वती के लिए, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। Here Parvati is worshipped as Malika and Shiva is worshipped as Arjuna, represented by the lingam। यहाँ पे पार्वती जी को वर्शिप किया जाता है मलिका के तौर पे और शिव भगवान को वर्शिप किया जाता है अर्जुन के तौर पे, और रिप्रेजेंट किया गया उनको लिंगम के तौर पे। There is inscriptional evidence from the Satavahan dynasty which places the temple to be existence from the 2nd century। और इंस्क्रिप्शन एविडेंस है सतवाहन डायनेसिटी का, जो कि प्लेस करता है कि ये जो टेम्पल है वो एग्जिस्टेंस में था 2nd सेंचुरी के समय में भी। मोस्ट मॉडर्न एडिशन वेयर डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग हरिहरा वन ऑफ विजयनगर एम्पायर। और जो मॉडर्न एडिशन किया गया था वो किंग हरिहर वन के समय पे किया गया था विजयनगर एम्पायर के। The presiding deity of the place is Brahma Mallikarjuna Swami in natural stone formation in the shape of lingam। और जो प्रेसाइडिंग डीटी है इस प्लेस के वो आपका ब्रह्मा मल्लिकार्जुना स्वामी है, जो कि नेचुरल स्टोन फॉर्मेशन में है लिंगम के शेप में। प्रसाद स्कीम इज पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। जो प्रसाद स्कीम है ये आपका पिलग्रिमेज रिजुविनेशन और स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव है। This scheme focus on developing and identifying pilgrimage site across India for enriching the religious tourism experience। और ये जो स्कीम है ये फोकस कर रहा है डेवलप करने के ऊपर और आइडेंटिफाई करने को लेकर पिलग्रिमेज साइट को पूरे भारत में, ताकि एनरिच किया जा सके रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस को। It aims to integrate pilgrimage destination in a prioritized plan and sustainable manner to provide a complete religious tourism experience। The growth of domestic tourism hugely depend on pilgrimage tourism। और इसका मकसद है इंटीग्रेट करना पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को एक प्रायोरिटाइज प्लान और सस्टेनेबल मैनर पे, ताकि प्रोवाइड किया जा सके कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस को। जो ग्रोथ है डोमेस्टिक टूरिज्म का ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पिलग्रिमेज टूरिज्म के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माल न्यूट्रिशन। तो हम जानेंगे माल न्यूट्रिशन, एनसीपीसीआर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन सबको, क्योंकि सब रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे से। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इश्यू ए डायरेक्टिव टू एनजीओ टू शो हाउ vulnerable children did representational picture for their fundraising activity। जो एनसीपीसीआर है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उन्होंने इश्यू किया एक डायरेक्टिव एनजीओ को कि नहीं वो शो कर रहा है जो वनरेबल चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर फॉर्म में फंड रेजिंग एक्टिविटी पे वो नहीं शो करे। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं पहले। 2013 कैंपेन खुशी बाय यूके बेस्ड एनजीओ सेव द चिल्ड्रन फीचर अ 20-month old baby lying on a hospital bed inside a malnutrition treatment center in टोंक राजस्थान। जो एक 2013 के कैंपेन था उसमें जो खुशी थी यूके बेस्ड एनजीओ सेव द चिल्ड्रन फीचर किया था उन्होंने एक 20-month old बेबी को, जो कि लाइक कर रही थी हॉस्पिटल के बेड में इनसाइड माल न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट सेंटर में टोंक राजस्थान के। Earlier, NPCR asked the NGO to refrain from such depiction as it amounted to violation of Juvenile Justice Act 2015। और इसके पहले एनसीपीसीआर ने बोला था एनजीओ को कि वो रिफ्रेन करे इस टाइप के डिपिक्शन को, क्योंकि ये वायलेशन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का। According to Ministry of Women and Child Development, such depictions are misleading as the issue of malnutrition is being vigorously pursued through the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 scheme। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार इस टाइप का जो डिपिक्शन है वो मिसलीडिंग है। जो इश्यू है माल न्यूट्रिशन का उसको पूरी तरीके से परस्यू किया जा रहा है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम के अंतर्गत। माल न्यूट्रिशन होता क्या, पहले हम इसको समझते हैं। माल न्यूट्रिशन रिफर टू डिफिशियंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस इन ए पर्सन इन टेक ऑफ एनर्जी एंड और न्यूट्रिएंट। माल न्यूट्रिशन रिफर किया गया है कि जो डिफिशियंसी या जो एक्सेस होता है या इम्बैलेंस होता है पर्सन के इनटेक ऑफ एनर्जी या न्यूट्रिएंट को, उसी को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इट कवर 2 ब्रॉड ग्रुप ऑफ कंडीशन। ये जो है कवर करता है 2 ब्रॉड ग्रुप कंडीशन को, कौन कौन सा, अंडर न्यूट्रिशन और ओवरवेट। अंडर न्यूट्रिशन इट इंक्लूड स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज, वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, अंडरवेट, लो वेट फॉर एज एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और इनसफिशियंसी, लैक ऑफ इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल। जो अंडर न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, इसमें स्टंटिंग देखा जा सकता
सकता है, यानी जो आपका हाइट होगा एज के अनुसार कम होगा। वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, यानी लो वेट होगा हाइट के अनुसार। अंडर वेट यानी लो वेट होगा एज के अनुसार। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और इनसफिशियंसी, लैक ऑफ इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी या इनसफिशियंसी को देखा जाता है। ओवरवेट कंडीशन में क्या होता है, इसमें देखा जाता है ओबेसिटी या डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया। Despite decade of investment to tackle this maladies, India's child malnutrition rate are still one of the most alarming in the world. Decade हो गया है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है टैकल करने के लिए इस ट्रेजेडी को, प्रॉब्लम को। उसके बावजूद भी आज भी क्या है, इंडिया का जो चाइल्ड malnutrition रेट है वो अभी भी वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग है वर्ल्ड में। Global Hunger Index 2022, which is calculated on the basis of total undernourishment of the population, child stunting, wasting and child mortality, placed India at 107th spot among 121 country. और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022 का, जो कैलकुलेट किया जाता है जिसको, जो कि बेसिस है आपका टोटल नूरिशमेंट के ऊपर पॉपुलेशन का, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है, इसने भारत को 107 पोजीशन पर रखा है 121 कंट्री पे। यानी हमारा कंडीशन जो बहुत खराब है, बहुत लॉस ऑफ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर के बारे में हम जान लें। इट इज एन इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये एक इंडिया का स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के द्वारा। The commission worked under the aegis of Union Ministry of Women and Child Development and became operational in 2007. ये जो कमीशन है ये काम करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, और ये ऑपरेशनल हुआ था 2007 में। It is mandated to ensure that all laws, policy, program and administrative mechanism are in consonant with the child right perspective as enshrined in the Indian Constitution and the UN Convention on the Right of Child. और ये मैंडेट किया गया है कि इंश्योर किया जाए कि जो सारा लॉ है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, ये सब कॉन्सोनेंस करे चाइल्ड राइट पर्सपेक्टिव के अनुसार, जैसा कि कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे और यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड पे। जो डिफाइन किया गया इस कमीशन के द्वारा, चाइल्ड जो है वो इंक्लूड करेगा किसी भी पर्सन को जिसका एज जो है अप टू 18 ईयर्स हो। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 क्या कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस द एक्ट टू रिप्लेस द जुवेनाइल डिफिक्वेंसी लॉ एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2000। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपका 2015 का, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एक्ट को, ताकि रिप्लेस किया जा सके जुवेनाइल डिलिक्वेंसी लॉ को और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 का जो था उसको। वन ऑफ द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज दैट माइनर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ बिटवीन द एजेस ऑफ 16 एंड 18 कैन बी ट्राइड एज एडल्ट। और एक जो मेन प्रोविजन था इस एक्ट का कि जो माइनर थे जो कॉन्फ्लिक्ट करा था लॉ को लेके एजेस को 16 और 18 के लिए, उसको ट्राई किया जाएगा एडल्ट के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन। तो हम जानेंगे ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। India's largest power producer NTPC signed an MoU with Italy-based Marine Technomet to jointly develop a commercial-scale green methanol production facility at the NTPC project in India. तो इंडिया के लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है एनटीपीसी, इन्होंने साइन किया एक मो को इटली बेस्ड मैराइन टेक्नोमेंट के साथ, ताकि वो जॉइंटली डेवलप कर सके कमर्शियल स्केल ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी का एनटीपीसी का प्रोजेक्ट के लिए भारत में। ये मिथेनॉल है क्या? मिथेनॉल इज ए टॉक्सिक अल्कोहल दैट इज यूज इंडस्ट्रियली एज ए सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड एंड अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स। इट ऑल्सो अकर्स नेचुरली इन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। मिथेनॉल जो है आपका ये एक टॉक्सिक अल्कोहल है जिसका उपयोग किया जाता है इंडस्ट्रियली में एक सॉल्वेंट के तौर पर, पेस्टिसाइड के तौर पर या एक अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स के तौर पे। ये नेचुरली भी मिलता है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट में। बेनिफिट क्या है इसका? कंपेयर टू कन्वेंशनल फ्यूल, रिन्यूएबल मिथेनॉल कट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय अप टू 95%, रिड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन बाय अप टू 80% एंड कंप्लीटली एलिमिनेट सल्फर ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर एमिशन। अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल फ्यूल से ग्रीन मिथेनॉल को, तो जो रिन्यूएबल मिथेनॉल होगा ये कट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को 95% तक, कम करेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को अप टू 80% तक, और पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर एमिशन को। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा यूज बेनिफिशियल हो गया ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अलग अलग टाइप्स है मिथेनॉल का। ब्राउन मिथेनॉल जो उसका सोर्स आपका कोल हो गया, इसका प्रोडक्शन कंसीडर किया जाता है कि इसके कारण हाई वेल टू टैंक CO2 एमिशन होता है। ग्रे मिथेनॉल जो कि आपका सोर्स हो गया नेचुरल गैस, इसका प्रोडक्शन को कंसीडर किया जाता है कि हाई वेल टू टैंक CO2 इक्विवेलेंट एमिशन है। ब्लू मिथेनॉल क्या है? तो ये कॉम्बिनेशन है कैप्चर CO2 का। ग्रीन मिथेनॉल क्या है? तो ये आपका बायो मिथेनॉल हो गया जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बायोमास या ई मिथेनॉल को, जिसको ग्रीन हाइड्रोजन कैप्चर CO2 एंड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से किया जाता है।
ये सारे टाइप है मिथेनॉल के। अब जो प्रोसेस है जिसके माध्यम से ग्रीन मिथेनॉल को बनाया जाता है, तो प्लांट 1 में क्या है, ये आपका फ्यूल गैस है पावर प्लांट का, ये यहाँ पर CO2 कैप्चर यूनिट रहेगा। यहाँ पे आपका प्लांट 2 में फोटो कैटालिटिक रिएक्शन होगा वहां पे। देन आपका प्लांट 3 जो कि सेपरेटर प्लांट होगा, उसके बाद प्लांट 4 में मिथेनॉल प्रोड्यूस होगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मिथेनॉल का जो है आपका ग्रीन मिथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक सोलर सेल। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे ऑर्गेनिक सोलर सेल के बारे में। Scientists at IIT Kanpur have developed organic solar cell device consisting of blend of organic polymer PTB7 as a donor and PCBM organic semiconductor as an acceptor on steel substrate। किसने डेवलप किया, ये डायरेक्ट नाम भी फ्रेम किया जा सकता है। तो जो साइंटिस्ट है आईआईटी कानपुर के, उन्होंने डेवलप किया है ऑर्गेनिक सोलर सेल डिवाइस को, जो कि कंसिस्ट करेगा ब्लेंड ऑर्गेनिक पॉलीमर PTB7 का और डोनर और PCBM ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का एक्सेप्टर के तौर पे स्टील सबस्ट्रेट पे। इट कैन कन्वर्ट अ स्टील रूफ इनटू एन एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस, और ये कन्वर्ट कर सकता है स्टील रूफ को एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस के तौर पे। दिस इज पार्ट ऑफ एमर्जिंग थर्ड जनरेशन फोटोवोल्टाइक सोलर सेल टेक्नोलॉजी, और ये आपका पार्ट है तीसरा जनरेशन फोटोवोल्टाइक सोलर सेल टेक्नोलॉजी का। व्हाट आर थर्ड जनरेशन फोटोवोल्टाइक सोलर सेल टेक्नोलॉजी? ये थर्ड जनरेशन फोटोवोल्टाइक सोलर सेल टेक्नोलॉजी है क्या? तो जो आपका थर्ड जनरेशन सोलर सेल, ये सॉल्यूशन प्रोसेस सिव बेस्ड सेमीकंडक्टर ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल या हाइब्रिड है। हाउ डू ऑर्गेनिक सोलर सेल वर्क? किस तरीके से आपका ऑर्गेनिक सोलर सेल जो है वो काम करता है? तो जो एक टिपिकल ऑर्गेनिक सोलर सेल होता है, ये कंसिस्ट करता है दो सेमीकंडक्टिंग लेयर को, जो कि बना होता है प्लास्टिक पॉलीमर से और अदर फ्लेक्सिबल मटेरियल से। ये जो सेल होता है ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स ऑफ लाइट को या फोटॉन्स को। इट इज बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट, और ये बेस्ड है आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट में उसी के ऊपर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 जनरेशन है फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सेल सिंगल क्रिस्टल और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन हो गया इसमें। जो सेकंड जनरेशन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल हो गया, इसमें आपका एमोर्फस सिलिकॉन, कैडमियम टेलुराइड, कॉपर इंडाइनम गैलियम सेलेनाइड आएगा। थर्ड जनरेशन जो है आपका सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का, इसमें कॉपर जिंक टिन सल्फाइड फोटोवोल्टाइक सेल, ऑर्गेनिक सोलर सेल, पेरोक्साइड सोलर सेल, पॉलीमर फोटोवोल्टाइक सेल, हाइब्रिड सोलर सेल, बरीड कॉन्टैक्ट सोलर सेल, कॉन्सर्न पीवी सेल, ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेटर सेल, मल्टी जंक्शन सोलर सेल, नैनो क्रिस्टल सोलर सेल, क्वांटम डॉट सोलर सेल, डाई सेंसिटाइज सोलर सेल और फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सारे आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक था, तो इसमें क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल हो गया। सेकंड में थिन फॉर्म हो गया आपका जो एमोर्फस सिलिकॉन, कॉपर इंडाइनम गैलियम सेलेनाइड सेल, कैडमियम टेलुराइड। और तीसरा जनरेशन जो आपका ये एमर्जिंग हो गया, जिसमें पेरोक्साइड सोलर सेल, ऑर्गेनिक सोलर सेल, डाई सेंसिटाइज एडवांस कॉन्सेप्ट है ये आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोजिटरी ऑफ पैलियोक्लाइमेटिक रिकॉर्ड ऑफ हिमालयन टेक्टोनिक एंड जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन इन कश्मीर वैली। तो जो आपका रिपोजिटरी है पैलियोक्लाइमेटिक रिकॉर्ड का हिमालयन टेक्टोनिक और जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन को लेकर कश्मीर वैली का, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर पैलियोक्लाइमेटोलॉजी क्या होता है हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। जो रिसर्चर है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो सेडिमेंट्री लैंडफॉर्म है जो कि प्रेजेंट है आपका पार्ट में कश्मीर वैली और लद्दाख रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न ट्रांस हिमालय के एरिया पे, वहां पे पाया गया है रिपोजिटरी पैलियोक्लाइमेटिक रिकॉर्ड का हिमालयन टेक्टोनिक और जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन का सीनिक लैंडस्केप पे। व्हाट इज पैलियोक्लाइमेटोलॉजी? ये पैलियोक्लाइमेटोलॉजी है क्या? पैलियोक्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट फॉर विच डायरेक्ट मेजरमेंट वर नॉट टेकन। पैलियोक्लाइमेटोलॉजी जो है इसमें स्टडी किया जाता है क्लाइमेट का, जिसमें डायरेक्ट मेजरमेंट को नहीं लिया जाता है। इट हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नेचुरल वेरिएशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द करंट क्लाइमेट। ये मदद करता है रिकंस्ट्रक्ट करने में एंशिएंट क्लाइमेट को, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने में नेचुरल वेरिएशन को और जो इवोल्यूशन हुआ है करंट क्लाइमेट का। रीजन अंडर थ्रेट, जो रीजन जो कि अभी थ्रेट में है, तो सम ऑफ द जियो साइट ऑफ कश्मीर वैली एंड लद्दाख सेक्टर, बुजाम सेक्टर, दिलपुर, परिगाम, पालार, लुमायरू, सचपुल, स्पुटिक से बीइंग माइंड रूटलेसली हेंच अंडर थ्रेट। ये जो सारे एरिया है आपका वहां पे माइंड किया जा रहा है रूटलेसली, जिस कारण ये खतरे पे है। तो कौन कौन से एरिया है आपका कश्मीर और लद्दाख सेक्टर का? तो बुजमात सेक्शन हो गया, दिलपुर हो गया, पलिगाम, पालार, लुमायरू, सचपुल, स्पुटिक से, ये सारे हैं। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.